नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन से करंट अफेयर विषय हैं जिन पे हमें आज बात करनी है। तो यह 5 विषय हम लोग के सामने हैं और इनसे संबंधित प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज चर्चा की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज को, जो हमें मिहिर भोज से संबंधित बातों को बता रही है। दरअसल न्यूज क्या है, पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूँ। तो न्यूज यह है कि भाई हरियाणा के कैथल में भाई मिहिर भोज की एक प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। राजा मिहिर भोज 9वीं शताब्दी से संबंधित है और उस समय यह भारत के उत्तरी क्षेत्र पर शासन किया करते थे। अब यहाँ पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का विषय क्या है, आप लोग जरा यह समझ लीजिए। तो विवाद है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। यह जो शब्द है, ये लाइन दरअसल इस प्रतिमा के नीचे लिख दी गई है। अब इस टाइटल के ऊपर, इस टैग के ऊपर जो पूरा का पूरा मामला है, विवाद है, यह उठाया गया है राजपूत समुदाय के द्वारा। हरियाणा में राजपूत समुदाय के लोग यह कह रहे हैं कि भाई मुख्य रूप से राजा मिहिर भोज गुर्जर समुदाय से संबंधित नहीं है, वह राजपूत समुदाय से भी संबंधित है। इसलिए जरूरी यह है कि भाई जो यह प्रतिमा है उसके नीचे जो टैग लाइन आपने लिखी है, इसको जल्द से जल्द बदलवाया जाए या फिर हटवा दिया जाए। यदि आप इसकी जगह छत्रपति शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर सिर्फ राजा शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर आप चाहे तो गुर्जर और राजपूत दोनों ही शब्दों को यहां लिख सकते हैं। तो इस वजह से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस कदम को आगे बढ़ाते हुए इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। तो अपने आप में फिर इस वजह से यह न्यूज चर्चाओं में आ गई है और हमारे लिए जरूरी हो गया है कि हम इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पक्षों को जाने समझे। ठीक है, तो यह सभी बातें जो जरूरी थी वह मैंने आप लोग को बता दी है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि मामला आगे क्या है। तो कुछ बातें जरूरी हैं कि इतिहास में चल के अब हम लोग समझ लें। तो यहाँ हमें पता लगता है कि भाई इनका जो शासनकाल था यह 836 ईस्वी से 885 ईस्वी था, यानी कि इन्होंने 9वीं शताब्दी में भारत पर शासन किया था। अब ऐसा बताया जाता है कि इनका जो शासन क्षेत्र था वह कश्मीर से गुजरात तक फैला हुआ था और इसके अलावा इन्होंने दक्कन में भी कई बार अभियान किए जहां इन्होंने विजय प्राप्त की। तो इतिहास में इनका जो नाम है वह स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है और इन्हें पराक्रमी तथा वीर योद्धा के रूप में वहां सभी लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ आगे बढ़ते हुए पता लग रहा है कि भाई इनके ही शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष अपने शिखर पे पहुंचा था। यह एक ऐसा संघर्ष है जो कन्नौज के लिए लगातार 3 वंशों, कौन कौन से, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तीनों के बीच लड़ा गया था लगभग 200 वर्षों तक। 2 शताब्दियों तक यह तीनों के तीनों ही राजवंश आपस में लड़े सिर्फ कन्नौज पे अधिकार करने के लिए और इसी बीच मिहिर भोज भी विजयी हुए थे। तो इनका नाम अपने आप में खास है। इन्होंने अपने निरंतर जीत अभियानों के कारण आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जो हमें इनके द्वारा चलाए गए सिक्कों में देखने को मिलती है। तो यह टाइटल वहां मिल जाता है। अब अलग अलग लोग जो है अलग अलग मान्यता रखते हैं और उनका अलग अलग विचार है मिहिर भोज से संबंधित। बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वह यह मानते हैं कि भाई यह राजपूत राजा थे। बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि यह गुर्जर समुदाय से संबंधित थे। वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि यह एक खाना बदोश जनजाति से संबंधित थे और ऐसी खाना बदोश जनजातियां जो राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में रहा करती थी, यह उनसे संबंध रखते थे। ये अपनी अलग अलग मान्यताएं पेश की है इतिहासकारों द्वारा। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जो शब्द गुर्जर है यह अपने आप में कोई खास वैलिडिटी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यह स्थान से संबंधित है। जैसे कि बताते हैं कि गुजरात में जो लोग रहा करते थे उन्होंने गुजरात से ही गुर्जर शब्द को आगे बनाया है। यानी कि इतिहास में हम समझते हैं तो पता लगता है कि गुजरात को गुर्जरत्रा कहा जाता था और इसी से ही ट्रांसफॉर्म होकर के वर्ड जो बना है वो गुर्जर बना है, जो गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया था। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन जरूरी है कि हमें मिहिर भोज से संबंधित यह सभी महत्वपूर्ण बातें पता हो, विवाद पता हो और यह विवाद कहां हुआ है, क्यों हम लोगों ने चर्चा की है, यह सभी बातें भी पता हो। ठीक है, तो यह वही प्रतिमा है। हालांकि फिलहाल वर्तमान में हरियाणा सरकार ने पूरा विवाद सॉल्व कर दिया है और यहां से जो गुर्जर टैग था इसको हटाते हुए इसको बस अब राजा मिहिर भोज कर दिया है। इतनी बात क्लियर है। तो यह महत्वपूर्ण न्यूज हरियाणा से थी जो हमारे इतिहास में संबंधित थी। आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग को यहाँ पर अब पता लग रहा है हमारी दूसरी करंट अफेयर न्यूज के बारे में, जो हमें बता रही है महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। कहाँ है भाई? गोवा में है। तो क्या है न्यूज? तो न्यूज पर चर्चा करते हुए हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि गोवा उच्च न्यायालय ने गोवा सरकार को एक निर्देश दिया है और निर्देश में यह बताया है कि भाई आपको 3 महीने का समय दिया जाता है और आपको 3 महीने में महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व
घोषित करना है। साथ ही इसके आसपास का क्षेत्र जो भी इसमें शामिल होता है उसको शामिल करते हुए। बात क्लियर है? तो यह हमारी है न्यूज़। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात हमें पता लगती है महादेई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो क्या है वे बातें? हमें पता लगता है कि यह जो अभयारण्य है यह उत्तरी गोवा जिले में वल्लापोई गांव के निकट स्थित है। हालांकि अगर हम इसके नाम की बात करें, एक स्पेशल नाम है ना, खास है अपने आप में, कुछ विशेषता रखता है ये, तो यहाँ पर हम लोग को पता लगता है कि महादेई जो नाम है यह यहाँ पर बहने वाली एक नदी से लिया गया है जो महादेई नदी कहलाती है। ठीक इसी क्रम में हम लोग को आगे यहाँ पर यह भी पता लगता है कि इस स्थान को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में वर्ष 1999 में घोषित किया था। साथ ही साथ हमें यह भी पता लगता है कि यह जो वन्यजीव अभयारण्य है यह अपने पवित्र उपवनों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पता लगता है कि यहाँ पर दुर्लभ और स्थानिक ऑर्किड सहित अनेक प्रकार के फूल, पौधे इत्यादि इत्यादि देखने को मिलते हैं जो महादेई वन्यजीव अभयारण्य की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह वन्यजीव भारतीय गौर, बर्किंग हिरण, सांबर हिरण, एशियन पाम सेवंट, जंगली सुअर, भारतीय खरगोश, काले चेहरे वाला लंगूर, तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली और बोनट मकाक इत्यादि इत्यादि बहुत सारे यहाँ पर जीव देखने को मिलते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बाघों की खास उपस्थिति है और यहाँ पे वह स्थायी रूप से निवास करते हैं और यह स्थिति पिछले लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है कि यहाँ पे स्थानीय लोग और जो उपद्रवी लोग हैं उनके कारण जो बाघ हैं उनको हानि हो रही है और अलग अलग प्रकार के जहरीले पदार्थ बाघों को दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से बाघों और उनके बच्चों की मृत्यु हो रही है। ऐसे अनेकों मामले हमने देखा है कि पिछले एक दशक में चर्चाओं में आए हैं, जिस कारण अब गोवा हाई कोर्ट में पिटीशन दर्ज की गई थी और गोवा हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि गोवा सरकार जल्द से जल्द मामले पर संज्ञान ले और 3 महीने के अंदर महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दे। बात इतनी क्लियर हो गई है। जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर टाइगर रिजर्व घोषित करने संबंधित कुछ बातें पता लगती हैं कि कब किस स्थान को या किस वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। तो यहां हमें पता लगता है कि इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से आप अनुमति ले लें, या तो आपको भाई यह प्राधिकरण पहले ही सुझाव दे देगा या अनुमति दे देगा, यानी कि इसने ही अनुशंसा करी गवर्नमेंट से, कहा कि भाई घोषित कर दो स्थान को, तो आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन यदि आपने इससे कोई बातचीत नहीं की है तो ऐसी स्थिति में आपको पहले एक रिटर्न ऑर्डर यहां भेजना होगा, बताना होगा, फिर ये आपको अलाउ करेगा, परमिशन देगा, उसके बाद ही सरकार किसी स्थल को टाइगर रिजर्व घोषित करेगी। वहीं दूसरी बात यह भी है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(वी)(1) के तहत ही किसी स्थल को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। वहीं इसके अलावा हमें यह भी पता लगता है कि यह कार्य राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार की यहाँ पे कोई भूमिका नहीं है और इस प्रकार के प्रश्न पहले भी कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो आप लोग को सभी बातें पता हो। जब किसी स्थान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में शिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, यानी कि आप ना तो वहां पे जाएंगे ना ही कोई शिकार करेंगे। ठीक, तो ना तो वहां पे कोई मानवीय गतिविधियां होंगी और साथ साथ आप शिकार बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। वह पूरा का पूरा एरिया पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड जोन्स की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट न्यूज गोवा से वन्य वन्यजीव अभयारण्य की, जो अब जल्द ही टाइगर रिजर्व बन जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट इन्वॉल्व हो गया है, प्राधिकरण इन्वॉल्व हो गया और जल्द ही गवर्नमेंट पे अब ये दबाव डाल दिया गया कि आप इसका निर्णय करें। इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारी अगली न्यूज क्या कह रही है। तो यहाँ पता लग रहा है कि भाई गिद्धों की संख्या में निरंतर ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर पता चलता है कि भाई हरियाणा में एक केंद्र है जिसको जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से यह न्यूज हमारे लिए चली आ रही है और यहाँ से यह पता लगा है कि गिद्धों की संख्या में गिरावट हुई है। तो गिरावट कैसे हुई है, अगर हम मामला समझे तो पता लगता है कि भाई वर्ष 2020 में हरियाणा के पिंजौर स्थित जटायु संरक्षण केंद्र के अंदर 8 गिद्ध छोड़े गए थे। कौन से थे ये गिद्ध, तो पता लगता है कि ओरिएंटल सफेद पीठ वाले कैप्टिव नस्ल के गिद्ध यहाँ पर छोड़े गए थे। साथ ही साथ इन गिद्धों की एक खास बात यह है कि भाई यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, यानी कि स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ समझने वाली है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही यह गिद्ध देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह जो गिद्ध है ओरिएंटल सफेद पीठ वाले कैप्टिव नस्ल के गिद्ध, 8 गिद्ध छोड़े गए थे सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में। अब यहीं से ही न्यूज हम लोग की बनी है और यह कहानी 3 साल पुरानी है। तो पता लगता है कि 8 गिद्ध छोड़े थे, लेकिन वर्ष 2023 में इन गिद्धों की हम स्थिति समझे तो क्या होनी चाहिए, इन लोगों को प्रजनन करते हुए अपनी संख्या बढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और जो यह 8 गिद्ध छोड़े गए थे तो बता रहे हैं कि इनकी संख्या घट गई है, जो अब 5 हो गई है। इतने ही गिद्ध जीवित हैं, यानी कि 3 गिद्ध यहाँ पर अब मृत हो गए हैं। तो न्यूज इसी प्रकार हम लोग को अब आगे कार्य करवाएगी और बातें बताएगी। तो हमें यहाँ पता लगता है कि भारत में जो गिद्ध है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो पहली बात, हम लोग जो है यह इनको शव फीडर मानते हैं, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे भू क्षेत्र पर अगर कहीं कोई जीव मर जाता है तो ऐसी स्थिति में यह वहां पर उस क्षेत्र को साफ करने का कार्य करते हैं। कैसे? यह वहां जाते हैं और उस जीव को खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्षेत्र साफ हो जाता है। तो इस प्रकार यह सब फीडर का काम करते हैं, साथ साथ यह संक्रमण नियंत्रित करते हैं, यानी कि जीवों के मरने से स्थानीय क्षेत्रों में और लोगों में जो भी बीमारियां फैलती है यह उनको रेगुलेट करते हैं, तो हमारे वातावरण को साफ भी करते हैं। यह बताते हैं कि भाई इनकी जो बॉडी होती है उसमें कुछ खास एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स जब इन तत्वों को या उन शवों को ग्रहण करते हैं तो बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई परेशानी नहीं होती। ऐसा भी बताया जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि इनके शरीर में एक विशेष हीमोग्लोबिन और इनका जो हार्ट होता है उसकी संरचना बहुत खास होती है, अन्यों से अलग होती है, जिसकी वजह से अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी है तो यह वहां भी सांस लेने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। बात सभी को इतनी क्लियर हो गई है। तो ये कुछ खास विशेषताएं गिद्धों की, इसी वजह से जरूरी है कि गिद्धों को संरक्षण दिया जाए। लेकिन अगर हम स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि गिद्धों की स्थिति बहुत ही ज्यादा संकट में चल रही है आजकल। संकट में क्यों है? सबसे बड़ा एक कारण जो है वह डाइक्लोफिनेक माना जाता है, जिसको अब इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। सरकार कह रही है कि इसको बेचना ही नहीं है। अब दरअसल डाइक्लोफिनेक यूज कहाँ होती थी? तो भाई जो हमारे पशु चिकित्सक होते हैं वे लोग डाइक्लोफिनेक को यूज करते थे जानवरों का ट्रीटमेंट करने में। डाइक्लोफिनेक ऐसी दवा है जो जानवरों को दी जाती है, जिससे उनके घुटने के दर्द, जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से गिद्धों को परेशानी होती है। कैसे होती है? अगर मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी एक जीव को डाइक्लोफिनेक दे दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह तो खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि किसी कारण उस जीव की मृत्यु हो गई और उस मरे हुए जीव को गिद्ध ने खा लिया तो ऐसी स्थिति में गिद्ध के गुर्दे बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस गिद्ध की भी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी वजह से मामले का संज्ञान लिया गया, रिसर्च की गई तो पता लगा कि भाई डाइक्लोफिनेक खाए हुए जीव की वजह से गिद्ध मरे हैं। तो गवर्नमेंट ने अब इनिशिएटिव लिया, कहा कि नहीं, यह मार्केट में ना तो बिकेगी, जिसकी वजह से ना ही कोई यूज करेगा और ना ही मरे हुए जीवों की वजह से ये गिद्धों तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि भाई गिद्धों का तो काम है, उनका काम ही यही है कि वो मरे हुए जीवों से ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो जरूरी था उनका संरक्षण किया जाए। इसके अलावा बिजली की तार भी उनके लिए संकट का विषय बनी हुई है। गिद्ध जब तारों पर जाकर बैठते तो हमने देखा है कि गुजरात, राजस्थान वाले क्षेत्रों में उनको बहुत बार करंट लगा है और उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन क्षेत्रों में गवर्नमेंट ने यह भी इनिशिएटिव लिया है कि तारों को भूमिगत कर दिया जाए। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी उन लोगों के लिए संकट बना हुआ है, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या में ह्रास देखा जा रहा है। साथ साथ अवैध शिकार, गिद्ध हमेशा से ही भाई लोकप्रियता का कारण बने हुए हैं और अलग अलग जगह पे देखा गया है कि भाई उनका शिकार किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने शिकार को बैन कर दिया है, पर फिर भी अवैध रूप से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोग इनका शिकार कर रहे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से ही इन लोगों के ऊपर संकट बन गया है और यह खतरे की स्थिति में पहुंच गए हैं। सरकार अनेक प्रयासों से संरक्षण दे रही है, बट कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इनकी संरक्षण की स्थिति समझें, कहाँ पे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसके तहत भारत सरकार किसी जीव को संरक्षण देती है। तो यहाँ में यह पता लगता है कि भाई इसकी 3 प्रजातियां तो अनुसूची 1 में संरक्षित है, वहीं 6 प्रजातियां अनुसूची 4 में संरक्षित है। ठीक है, अगर हम स्थिति समझते हैं तो हमें पता लगता है कि पूरे भारत में इनकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो 3 प्रजातियां जो अनुसूची 1 में शामिल है उनका नाम है बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंट व्हाइट बैक्ड। ठीक है, यानी कि सफेद पीठ वाले, जिसकी वजह से हमें यह न्यूज पढ़ने को मिल रही है। इसके अलावा जो अन्य 6 बच रहे हैं गिद्ध, उनको अनुसूची 4 में रखा गया, जिनका नाम है सिनेरियस, यूरेशियन ग्रिफॉन, हिमालयन, रेड हेडेड, मिस्र देशीय और स्लेंडर बिल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग सूचियों में यहाँ पर भारत सरकार इन जीवों को संरक्षण देने का कार्य भी करती है। इतनी बात क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज हरियाणा से थी और जरूरी है कि हम एनवायरमेंट से संबंधित पक्षों को कवर करते हुए चले, क्योंकि प्रश्न यहाँ से अमूमन बनते रहते हैं। यदि हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं तो हमें हमारी चौथी न्यूज देखने को मिल रही है, जो इसरो PSLV C56 लॉन्च से संबंधित है। न्यूज क्या है मैं आपको यह बता देता हूं। तो पता लग रहा है कि भाई इसरो ने अनाउंसमेंट किया है कि 30 जुलाई को वह एक लॉन्च करेगा। लॉन्च किसका है? तो PSLV C56 का यह लॉन्च है। यह एक
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यानी कि जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है वहां तक यह जो रॉकेट है वह जाएगा और कुछ सैटेलाइट्स वहां छोड़कर आने का कार्य करेगा। तो हमें पता लग रहा है कि यह कार्य कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में होगा, जहां पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो यह पूरा का पूरा लॉन्च इस जगह से किया जाएगा। अब लॉन्च क्यों किया जा रहा है और किस मायने में खास है, तो हम लोग जब आगे बढ़ते हैं हमें यह पता लगता है कि भाई इस लॉन्च के माध्यम से इसरो सिंगापुर का एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। बात क्लियर है, इसका एक उपग्रह यहाँ जाएगा और जैसे ही ये लॉन्च कर लिया जाएगा तो इसरो एक नया माइलस्टोन बनाएगा जो इसका 90वां अंतरिक्ष अभियान होगा। बात क्लियर है, तो इस लॉन्च के साथ ही इसरो अपने 90 लॉन्च पूरे कर लेगा। तो बात यहाँ पर हम आगे समझते हैं तो पता लगता है कि भाई सिंगापुर का जो सैटेलाइट है इसका नाम है DSSAR। यह खास है अपने आप में, इसका वजन 360 किलोग्राम है। जिस समय इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा सिंगापुर के, तो इसी के साथ 6 और सैटेलाइट लॉन्च होंगे। तो टोटल सैटेलाइट की संख्या अगर हम समझे तो कितनी हो जा रही है, यहाँ पर 7 सैटेलाइट इसके माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे। अब यहाँ जो ये सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है सिंगापुर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उपग्रह इमेजिंग अनुप्रयोग करना। यानी कि वहां ये जब सैटेलाइट मूव करेगा अर्थ के ऑर्बिट में तो वहां से ये अलग अलग पिक्चर्स कैप्चर करेगा और सिंगापुर का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वहां जो डिफेंस स्टाफ है, उन लोग को मदद पहुंचाएगा आगे के अपने कार्य करने में। बात क्लियर है, यहाँ पे पता लगता है कि भाई DSSAR जो उपग्रह है यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या ले जाया जाएगा, सिंथेटिक अपर्चर रडार को लेके जाया जाएगा अर्थ के ऑर्बिट्स तक और वहां पे इसके माध्यम से सारे का सारा कार्य किया जाएगा। इसकी एक खास बात यह भी है कि यह जो भी DSSAR वहां तक पहुंचेगा तो वहां से यह हर मौसम में पूरा कवरेज देगा और अलग अलग पिक्चर्स पहुंचाएगा। ना तो उसको दिन रात से कोई फर्क पड़ेगा, आंधी बारिश तूफान से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मौसम में जैसे भी यह मदद करेगा अपनी मिनिस्ट्री की, अपने डिफेंस सेक्टर की, वह सभी कार्य यह रडार करने वाला है। सभी बात के लिए आप लोग को तो यह सैटेलाइट अपने आप में बहुत खास है सिंगापुर के लिए। हालांकि हम लोग पहली बार सिंगापुर के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं, यह नया कार्य नहीं है। अगर हम हिस्ट्री समझते हैं तो पता लगता है कि भाई अप्रैल 2023 में ऑलरेडी इसरो एक ऐसा काम कर चुका है और यहाँ पे सिंगापुर का एक सैटेलाइट पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। यह दूसरा लॉन्च है सिंगापुर के लिए। बात क्लियर है आप लोग के लिए, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई 6 और सैटेलाइट साथ में जाएंगे इसके, तो वह कौन कौन से हैं। उनका नाम है वेलोक्स AM। यह क्या है, यह प्रौद्योगिकी दर्शन माइक्रो सैटेलाइट है। दूसरा नाम अगर हमें पता लगे तो इसको शॉर्ट में कहते हैं आर्केट, यानी कि वायुमंडलीय युग्मक और गतिशीलता एक्सप्लोरर। ठीक है, यह क्या है, एक प्रायोगिक उपग्रह है। इसके अलावा तीसरा है स्कूब 2, एक 3U नैनो उपग्रह है। इसके अलावा है न्यू लियोन, इसको न्यू स्पेस नामक एक कंपनी ने तैयार किया है। यह एक उन्नत 3U नैनो सैटेलाइट है जो शहरी और दूरस्थ दोनों स्थानों में निर्बाध IoT कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यह लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक पहुंच बनाएगा और साथ साथ ही अनेक कार्यों में मदद करेगा। इसके अलावा 2 और सैटेलाइट जा रहे हैं जिसका नाम है गैलासिया 2। यह एक 3U नैनो उपग्रह है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएगा, परिक्रमा करेगा और वहां से जो भी चीजें यह भेजने में सक्षम होगा यह अपने क्षेत्रों के लिए, अपने विभाग के लिए कार्य करेगा। इसके अलावा जो अंतिम और 6वां उपग्रह है इसका नाम है ORB-12 स्ट्राइडर। एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत इसको विकसित किया गया है। बात क्लियर है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत ही कार्य करेगा, सभी के लिए मददगार होगा। तो यह 6 सहयोगी सैटेलाइट्स भी यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं यहाँ पे सिंगापुर वाले सैटेलाइट के साथ साथ। तो चलिए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारी अगली यानी कि 5वीं करंट अफेयर न्यूज को। तो हमारी 5वीं करंट अफेयर न्यूज हम लोग को क्या बता रही है, नागरिकता के बारे में। एक न्यूज अपने आप महत्वपूर्ण चली आ रही है और सिटीजनशिप से संबंधित है। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि भाई जून 2023 तक 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। यह न्यूज कहाँ से आई है, तो हमारे पास आई है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उसने हमें यह डाटा दिया है। तो इसकी वजह से जरूरी हो गया कि नागरिकता से संबंधित कुछ बातों को जान समझ लिया जाए। तो यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है यहाँ पर कि भाई भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित सभी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो जनरली आप लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ संविधान में
नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ जो अनुच्छेद 5 है, यह कहता है कि संविधान लागू होगा और जो भारत में है वह नागरिक बन जाएगा अपने आप ही, ठीक है। यह एक खास प्रावधान यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें यह भी प्रावधान है किसी के माता-पिता, किसी के दादा-दादी जो चले आ रहे हैं भारत में और वह भी भारत में रह रहे हैं, तो सभी लोग भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। कब से? यह नियम जब लागू हुआ था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से इसको वैलिड मान लिया गया था। हम लोग का जो अनुच्छेद 6 है वह बताता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पे एक डेट है 19 जुलाई 1948। अब यहाँ पे 2 टर्म्स डिवाइड की गई है इस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो 2 टर्म किस प्रकार डिवाइड की गई है? पहली टर्म तो यह बताती है कि अगर कोई ऐसा नागरिक है जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया था, लगातार रह रहा था संविधान लागू होने तक, तो वह भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। वहीं दूसरी खास बात यहाँ पर यह पता लगती है कि कोई इंसान ऐसा था जो 19 जुलाई 1948 से पहले तो नहीं आया, लेकिन इसके बाद आ गया, लेकिन संविधान लागू होने से पहले। तो ऐसी स्थिति में टर्म है 6 महीने की, वह 6 महीने तक रहेगा तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। हालांकि अभी इन पे कोई खास नजर नहीं बनाई जाती, ना ही इसके आधार पर किसी को नागरिकता दी जाती है। संविधान लागू होने के समय बनाए गए थे। इसके अलावा अनुच्छेद 7 है जो पाकिस्तान से संबंधित है, बता रहा है कि भाई 1 मार्च 1947 के बाद कोई भारत आया, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर भारत आ गया, तो ऐसी स्थिति में भी उसको हम लोग नागरिकता दे देंगे। कैसे देंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 6 महीने तक भारत में रहना है, तो शुरुआत में आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। इसके अलावा बात होगी अनुच्छेद 8 की, तो उसमें बताया गया है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए, यानी कि ऐसे लोग जो भारतीय मूल से संबंधित हैं, यानी कि जिनके माता पिता दादा दादी भारत में जन्मे थे, लेकिन वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, वो चाहता है कि उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे? आप पार्षदीय तरीके से या डिप्लोमेसी के तरीके से आप आवेदन करें और आपको सभी मामलों का ध्यान रखते हुए, जानते समझते हुए भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो यह वह स्थितियां हैं जिनके माध्यम से आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन हमारी जो न्यूज़ है वो क्या बता रही है कि नागरिकता छोड़ दी है बहुत सारे लोगों ने। तो इसी क्रम में जरूरी है कि आप यह जाने कि नागरिकता कोई कैसे छोड़ सकता है। तो अनुच्छेद 9 मुख्य रूप से इसी से संबंधित है। क्या बताएगा? कोई इंसान किसी बाहर देश में घूमने गया, वहां रहने लग गया और उसने वहां की नागरिकता अपनी मर्जी से ले ली। ऐसे कि कोई व्यक्ति, आप हैं, आप कनाडा चले गए, बहुत लोग जाते हैं ना कनाडा, तो कनाडा चले गए, वहां पे रहे, अच्छा लगा देश, तो कहा कि भाई ठीक है, हम यही की नागरिकता ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को यह बात ध्यान रखनी है कि भारत जो देश है यह एकल नागरिकता वाला देश है, यानी कि सिर्फ भारत की ही नागरिकता रहेगी। यहाँ पहली बात, ना तो राज्य की कोई नागरिकता है, इसके अलावा अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ली, भारत की नागरिकता अपने आप खत्म, ठीक। इसके अलावा अनुच्छेद 10 हमें यहाँ पर यह बताता है कि भाई नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना, यानी कि अगर संसद कोई अधिनियम लाती है, कोई नया कानून बनाती है, तो आपको यहाँ अधिकार मिला हुआ है कि आप नागरिक हैं तो नागरिक बने रहेंगे। इसके अलावा आगे की स्थिति के लिए या नए नियम बनाने के लिए अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार दिया गया है कि आप बनाइए अधिनियम, ठीक, तो आने वाले समय में आप फैसला ले लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि वर्ष 2019 में सीएए आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो अमेंडमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया था कि मुस्लिम समुदाय को छोड़ दिया गया था, बाकी जो 6 समुदाय हैं उनको कहा था कि यदि आप पाकिस्तान से या बांग्लादेश से भारत में आए हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। बात क्लियर है? तो यह जो मुख्य संविधान के अनुच्छेद हैं नागरिकता के बारे में बताते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया। तो इसके अलावा कुछ खास बातें बताई गई हैं कि कब किसको नागरिकता छोड़ने का मौका मिलेगा या कब किसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो यह सभी बात नागरिकता अधिनियम 1955 में मूल रूप से बताई गई थी, हालांकि इसको संशोधित कर दिया गया है कई बार। अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वह 2019 का है। तो हम जानते हैं कि कब कोई इंसान अपनी नागरिकता को खो बैठेगा। तो यहाँ हमें पता लगता है कि त्याग द्वारा। त्याग कैसे? भाई वो अपनी मर्जी छोड़ दे, ऐसे कि पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति, यानी कि आपने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, सरकार इसे ही पूर्ण आयु और क्षमता मानता है। तो यदि आपने इस उम्र को पार कर लिया है तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी अपनी मर्जी से नागरिकता त्याग सकते हैं भारत की। हालांकि यह जो नियम है यह युद्ध के दौरान मान्य नहीं होता। अगर आप युद्ध के दौरान भारत कहीं पर लड़ रहा है किसी देश से, आप कह रहे हैं मुझे नागरिकता छोड़नी है, तो नहीं चलेगा ना भाई मामला ये वाला। तो जरूरी है थोड़ा इंतजार किया जाए। तो युद्ध के समय आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते और सरकार इस समय अनुमति पे भी रोक लगा देगी। इसके अलावा पता लगता है कि जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो भाई उसके जो भी नाबालिग बच्चे होंगे, मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं है, उन सबकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी एक साथ। यानी कि भाई पिताजी तो गए, साथ साथ बच्चों की नागरिकता
नागरिकता भी ले गए। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे चाहते हैं कि उनको भारतीय नागरिक बनना और वो कहलाना चाहते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो ऐसी स्थिति में उनको इंतजार करना पड़ेगा। कब तक का? 18 वर्ष तक का। जब वह 18 वर्ष के हो जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे पिताजी भारतीय मूल के थे, बट उनका पता नहीं मन कैसा हुआ कि उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, हालांकि हम वापस से भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं। तो सरकार विचार करेगी और उसके बाद आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसी क्रम में एक दूसरा प्रकार है जब आप नागरिकता को छोड़ सकते हैं। कैसे? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। तो आप कहीं गए, बता चुका हूं ऑलरेडी, आर्टिकल 9 में डिफाइंड है सब चीजें। आप वहां गए, वहां जाने के बाद आपने वहां पे रहना शुरू कर दिया, नागरिकता ले ली, तो आपकी नागरिकता अपने आप चली जाएगी। हालांकि यह नियम भी युद्ध के समय लागू नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सभी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक तीसरी स्थिति है भाई नागरिकता से वंचित कर देना। यह कार्य कौन करेगा? भारत सरकार करेगी, आपके द्वारा किए गए गलत कार्यों के कारण। जैसे कि मान लीजिए आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम लोग कभी भी एक फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक ना लास्ट में जब सबसे अंत में पहुंच जाते हैं तो एक लाइन लिखी होती है कि जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं वह पूरी तरह से वैध है और सही है, अगर सही नहीं पाई जाती कहीं भी तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लाइन यही होती है। तो वही बात बता रहे कि आपने गलत कारण बता करके, गलत जानकारी दे करके भारतीय नागरिकता ले ली, तो ऐसी स्थिति में सरकार को पता लगा, सरकार आपकी नागरिकता छीन लेगी। दूसरी बात हमें पता लग रही है कि भाई संविधान के प्रति आप निष्ठावान नहीं है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? भारत में रह रहे हैं और भारतीय संविधान को ही गलत बोल रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे या सार्वजनिक रूप से उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार कहेगी कि यह व्यक्ति भारतीय नहीं है, ना ही इसमें राष्ट्रीयता की भावना है, तो इसकी नागरिकता खत्म कर दी जाए। इसके अलावा अगला कारण हम लोग देखें तो पता लगता है कि भाई दुश्मन देश के साथ आप गैर कानूनी संबंध बना रहे हैं, भारत की जानकारियां दे रहे हैं, या इलीगल कोई भी ऐसा मामला है जो आप लोग कर रहे हैं, बातचीत बढ़ा रहे हैं, तब भी नागरिकता चली जाएगी, सरकार यहाँ भी नागरिकता छीन सकती है। इसके अलावा भाई आपने नागरिकता के लिए आवेदन किया या नागरिकता ले ली भारत की, तो अगले 5 सालों के अंदर हमें यह पता लगता है कि भाई आपने तो 2 साल कहीं जेल में बिता दिए। यानी कि आपने नागरिकता ली या अप्लाई किया, आपको टर्म मिला हुआ है 5 साल का, उसी बीच आपको किसी दूसरे देश में 2 साल की सजा हो गई। अब ऐसी स्थिति में सरकार कहेगी कि भाई ऐसा इंसान तो हमें अपने देश में बिल्कुल नहीं चाहिए, तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके अलावा यह भी खास बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर 7 सालों तक भारत के बाहर रहेगा तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। बात क्लियर है? तो यह इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की नागरिकता चली जाती है। और अगर हम स्थिति समझे तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में लगातार ऐसे ही चीजें पूछी जाती रही हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के गलत मार्क कर जाते हैं, जिसकी वजह से वह लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते और मेंस में कहीं बात है तो वहां भी लिखना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, सभी महत्वपूर्ण बातों को कर लिया गया है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नई बातों को, नए विषय को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।